सोचिए जरा, भारत और पाकिस्तान, इजराइल और पैलेस्टाइन, नाइजीरिया जहां 250 से ज्यादा अलग अलग जनजातियों को एक ही देश में डाल दिया गया, सुडान, इराक या फिर आयरलैंड, ये सभी ऐसी जगहें हैं जो आज भी डीपली डिवाइडेड हैं और यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स हम रोज खबरों में देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन अलग अलग दूर दूर तक फैले भौगोलिक विवादों में आखिर कॉमन क्या है? अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट कर देखें तो इन सब के बीच एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक कड़ी जुड़ी हुई है। इन सभी जगहों की सीमाएं एक ही साम्राज्य यानी एक ही एम्पायर द्वारा तय की गई थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रिटेन ने दुनिया को लकीरों में बांटा और कैसे पूरी दुनिया आज भी उन लकीरों की कीमत चुका रही है। तो इन आधुनिक संघर्षों के पीछे का शेयर्ड हिस्टोरिकल रूट क्या है? इसका सीधा सा जवाब है ब्रिटिश एम्पायर द्वारा नक्शे पर खींची गई सीमाएं। आज दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फैली हुई हैं, उन्हें सस्ते में नहीं समझा जा सकता। हमें आज की राजनीति से थोड़ा पीछे जाना होगा, उन बंद कमरों में जहां दुनिया के नक्शे मेजों पर रखे थे, और उन कूटनीतिज्ञों की तरफ देखना होगा जिन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसी लकीरें खींच दी जिन्होंने सदियों पुराने समाजों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एम्पायर की विश्वव्यापी पहुंच की। किसी भी ग्लोबल प्रॉब्लम की रूट को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के आकार को, उसके स्केल को समझना होगा। 1920 का साल था। पता है उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर कितना बड़ा था? दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 24% हिस्सा, भारत से लेकर अफ्रीका तक और मध्य पूर्व से लेकर कैरेबियन तक, बस इन्हीं का राज था। और इस साम्राज्य के अधीन लगभग 412 मिलियन लोग आते थे, यानी उस वक्त दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा एक ही झंडे के नीचे था। लेकिन इतनी बड़ी और इतनी विविध आबादी पर कंट्रोल बनाए रखना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए एक ऐसी सॉलिड स्ट्रेटेजी चाहिए थी जो लोगों को कभी एकजुट ना होने दे। और यही एंट्री होती है इनकी सबसे मशहूर या कहूँ बदनाम रणनीति की, बांटो और राज करो। ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ अपनी सबसे घातक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं डिवाइड इट इम्पेरा, यानी बांटो और राज करो। इसका बेसिक लॉजिक बहुत सिंपल था। लोकल कम्युनिटीज को जानबूझकर अलग करो, उनके बीच ऐसी दरार पैदा करो कि लोग आपस में ही लड़ते रहें, क्योंकि जब लोग आपस में लड़ेंगे तो वो एकजुट होकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ बगावत कैसे करेंगे, राइट? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी नीति थी, और इस एक नीति ने आने वाली सदियों के लिए न जाने कितनी क्षेत्रीय दुश्मनियों की नींव रख दी। इसका एक बहुत ही डायरेक्ट और दर्दनाक एग्जाम्पल हमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन में देखने को मिलता है। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासन ने अचानक भारत छोड़ने की घोषणा कर दी। अब देश को बांटना था, सीमा तय करनी थी, और ये काम किसको दिया गया? सिरिल रैडक्लिफ नाम के एक वकील को। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? रैडक्लिफ को इस मैसिव काम के लिए लगभग एक असंभव टाइमलाइन दी गई, सिर्फ 5 हफ्ते। जरा सोचिए, 5 हफ्तों के भीतर एक ऐसे इंसान ने, जिसे वहाँ की जमीनी हकीकत का पूरा ज्ञान तक नहीं था, नक्शे पर ऐसी जल्दबाजी भरी लकीरें खींच दी जिन्होंने गांवों, परिवारों और सदियों पुराने रिश्तों को बीच से काट दिया। और अगस्त 1947 में इस नक्शे को प्रैक्टिकली थोप दिया गया। और उस एक लापरवाही भरी लकीर का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी जिसका असर आज तक है। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक इन दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लगभग 1.5 करोड़ लोग ओवरनाइट विस्थापित हो गए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था। घर, जमीन, रिश्ते सब पीछे छूट गए, और वो बॉर्डर जो उस वक्त ड्रॉ किया गया था, वो आज तक दोनों देशों के बीच हैवी मिलिट्री टेंशन का कारण बना हुआ है। अब भारत से निकलकर अपना ध्यान थोड़ा मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ बॉर्डर्स किसी ओपन डिस्कशन से नहीं, बल्कि बंद कमरों में गुप्त रूप से तय किए गए। हम बात कर रहे हैं 1916 के साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट की। इस सीक्रेट डील में ब्रिटिश और फ्रेंच डिप्लोमैट्स ने नक्शे पर अरब जमीनों को प्रैक्टिकली आपस में बांट लिया, जैसे कोई केक काट रहे हों। उन्होंने ऐसे आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाए जिससे इराक, सीरिया और लेबनान जैसे नए देश वजूद में आए। लेकिन इन सीमाओं को बनाते वक्त लोकल पॉपुलेशंस का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। सुन्नी, शिया और कुर्द जैसे बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स को फोर्स करके एक ही देश की बॉर्डर के अंदर ढकेल दिया गया। आज मिडिल ईस्ट में हम जो कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, उनकी एक बड़ी वजह यही सीक्रेट मैप मेकिंग थी।
और उस पर से सबसे बड़ी समस्या थी उनके कन्फ्लिक्टिंग डिप्लोमेटिक प्रोमिसेस, यानी ऐसे वादे जो आपस में ही टकराते थे। एक तरफ था 1917 का बैलफोर डिक्लेरेशन, जिसमें पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश मातृभूमि का वादा किया गया था, और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ने ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ने के बदले में अरब्स को पहले ही आज़ादी का वादा किया हुआ था। अब आप ही बताइए, एक ही जमीन के लिए दो अलग अलग ग्रुप्स को उम्मीद देना, क्या ये आगे चलकर ब्लास्ट नहीं होगा? इतिहासकारों का मानना है कि इन्हीं कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोमिसेस ने एक ऐसी असंभव स्थिति पैदा कर दी जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि कैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और फैसलों ने इस संकट का बीज बोया था। मिडिल ईस्ट के बाद अब आते हैं अफ्रीका की तरफ और देखते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। 1884 में बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई। वहां बैठी यूरोपियन शक्तियों ने डिसाइड किया कि वो इस पूरे अफ्रीकन महाद्वीप को आपस में कैसे बांटेंगे, और यहाँ जो फिगर सामने आता है वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। 1000 इन यूरोपियन नेताओं ने नक्शे पर रूलर रखा और सीधी लाइनें खींच दी। पता है इन सीधी लाइनों ने क्या किया? 1000 से ज्यादा अलग अलग एथनिक ग्रुप्स और ट्राइब्स को या तो बीच से काटकर अलग कर दिया, या ऐसे गुटों को जबरदस्ती एक देश में जोड़ दिया जो कभी साथ नहीं रहे थे। और सबसे शर्मनाक बात, जिस कमरे में अफ्रीका का नक्शा बन रहा था वहां एक सिंगल अफ्रीकन इंसान मौजूद नहीं था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप नाइजीरिया को देख लीजिए। एक देश के रूप में नाइजीरिया की नई सीमा के अंदर 250 से अधिक डिस्टिंक्ट अलग अलग जनजातियों को एक साथ मिला दिया गया। जब आप हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स को, जिनकी भाषा, संस्कृति और इतिहास बिल्कुल अलग हैं, उन्हें एक ही पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फोर्स करेंगे तो फ्रिक्शन तो होगा ही ना। आज के आधुनिक अफ्रीका में जो हमें सिस्टमैटिक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है, उसकी बुनियाद डायरेक्टली इन्हीं मैप मेकर्स की रूलर्स और पेन से खींची गई थी। तो आखिर में इन सभी लकीरों की लेगेसी क्या है? आइए इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। साम्राज्य तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया अधूरी समस्याएं और बॉर्डर डिस्प्यूट्स। 1921 में आयरलैंड के विभाजन को ही देख लीजिए, जिसने दशकों तक चलने वाली हिंसा को जन्म दिया, जिसे द ट्रबल्स कहा जाता है। इजराइल और पैलेस्टाइन का मुद्दा आज भी इंटरनेशनल न्यूज डोमिनेट करता है। दरअसल अगर आप आज के जियोपॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखें तो दुनिया में आज भी 50 से ज्यादा ऐसे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिन्हें आप सीधे तौर पर उन्हीं पुराने कॉलोनियल डिसीजन से जोड़ सकते हैं। ये एम्पायर का अधूरा छोड़ा हुआ काम है जिसकी आग आज भी सुलग रही है। इन सारी बातों को हम एक बहुत ही प्रभावशाली स्टेटमेंट में समेट सकते हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने सिर्फ यहाँ के रिसोर्सेज ही नहीं लूटे, उसने पूरी दुनिया की एक तरह से नई वायरिंग कर दी। एम्पायर ने जो नक्शे बनाए वो जमीन पर रहने वाले लोगों की भाषा, उनके रिश्ते या हिस्ट्री के हिसाब से नहीं थे। उन्होंने ये बॉर्डर्स सिर्फ अपनी सुविधा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने फायदे के लिए बनाए, और जब वो वहाँ से गए तो वो अपने पीछे आर्टिफिशियल लकीरें छोड़ गए, जिन्होंने नए देशों, नई पहचानों और एंडलेस विवादों को जन्म दिया। तो अगली बार जब आप टीवी ऑन करें और दुनिया के किसी हिस्से में चल रहे सीमा विवाद या एथनिक वायलेंस की खबर देखें तो एक कदम पीछे हटकर खुद से एक सवाल जरूर पूछें, आखिर ये लकीरें खींची किसने थी? उस देश, उस धर्म और उन लोगों को उन आर्टिफिशियल सीमाओं में किसने बांधा था? क्योंकि जब हम आज की हेडलाइंस को कॉलोनियल हिस्ट्री के इस लेंस से देखते हैं तभी हमें जियोपॉलिटिक्स की असली पिक्चर समझ में आती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको आज के ग्लोबल न्यूज को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।